स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या है, एमर्जेंस ऑफ गांधी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्या, एमर्जेंस ऑफ गांधी। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे गांधी, जब इंडिया में गांधी जी आए थे ना, उनके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले गांधी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। गांधी कौन थे? गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ये था गांधी का पूरा नाम, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, और इनका बर्थ कब हुआ था? इनका बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में हुआ था इनका बर्थ 2 अक्टूबर 1869 में। और इनकी मदर का नाम क्या था? इनकी मदर का नाम था इनकी मदर का नाम क्या था? इनकी मदर का नाम था पुतबाई गांधी। ठीक है, ये है इनकी मदर का नाम। और इनके फादर का नाम क्या था? फादर का नाम लिखा नहीं हुआ तो फादर का नाम देख लेना। फादर का नाम क्या था इनके? मैं इधर लिख रहा हूँ फादर का नाम। फादर का नाम था करमचंद गांधी। फादर का नाम क्या था? करमचंद गांधी इनके फादर का नाम था। ठीक है, और पुतला भाई गांधी क्या था इनकी मदर का नाम। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? ये था गांधी के बारे में थोड़ी सी बायो। ठीक है, अब गांधी जी देखो, गांधी जी जो थे ना, पहले कहाँ पे थे? अफ्रीका में थे। गांधी जी पहले कहाँ पे थे? अफ्रीका में थे। कब गांधी अफ्रीका में थे? 1894 में अफ्रीका में थे। तो गांधी ने अफ्रीका में क्या क्या किया उसके बारे में पढ़ते सबसे पहले। ठीक है, तो गांधी ने अफ्रीका में 1894 में क्या एक सेटअप की इन्होंने नेटल इंडिया कांग्रेस। ये इन्होंने एक पार्टी बनाई, नेटल इंडिया कांग्रेस। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में इन्होंने एक नेटल इंडिया कांग्रेस, एक क्या बनाई? पार्टी बनाई। किसके लिए बनाई ये पार्टी? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड इंडियंस। ठीक है, जो अफ्रीका में ना, जो अफ्रीका में किनका राज था? ब्रिटिशर्स का ही राज था। ठीक है, वो जो थे ना, जो साउथ अफ्रीका के लोग थे और जो इंडियन लोग थे, इनको थोड़ा काला मानते, तो इनके साथ क्या करते? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेट करते थे इनके साथ। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए गांधी ने क्या बनवाई? यहाँ पे एक नेटल इंडिया कांग्रेस बनवाई। ठीक है, नेटल इंडिया कांग्रेस भी, जो साउथ इंडिया के बंदे हैं वो अपनी क्या बनाए? एक सरकार बनाए। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? चलो, इसके बाद इन्होंने एक चीज़ और स्टार्ट की इन्होंने, जहाँ पे साउथ अफ्रीका में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया। कब? 1903 में। कहाँ पे किया था? ये भी साउथ अफ्रीका में किया था। और 2 फार्म हाउस भी इन्होंने सेटअप किए वहाँ पे। फार्म हाउस क्यों सेटअप किए? फार्म सेटअप किए ताकि जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो पैसे कमा सके अपने अपने वहाँ पे, अपनी ज़मीन पे। ठीक है, तो 2 फार्म हाउस कौन कौन से सेटअप किए थे इन्होंने? एक तो फोन्सेक फार्म, एक टॉल्स्टियो फार्म। ये 2 फार्म इन्होंने सेटअप किए थे। फोन्सेक फार्म कब किया था? 1904 में। और ये टॉलिसेट फार्म था कब? 1910 में। ठीक है, समझ के 1894 तो आपको याद हो गया होगा। नेटल इंडिया कांग्रेस भी याद हो गया। अगर फोन्सेक तो 1904 में। ठीक है, और टॉसली ये आप थोड़ा याद कर लेंगे, इसकी तो ट्रिक नहीं बन रही अभी, जिनकी ट्रिक बनेगी मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, चलो समझ गए यहाँ तक? जो फोन्सेक फार्म था ना, इधर पे इन्होंने क्या किया? डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी, डेवलप न्यू टेक्निक। ठीक है, इन्होंने न्यू टेक्निक डेवलप की और सत्याग्रह इन दिस फार्म। ठीक है, न्यू टेक्निक से इन्होंने डेवलप की भी हम सत्याग्रह इन दिस फार्म। ठीक है, और जो इन्होंने फोन्सेक फार्म था, ये कहाँ से इंस्पायर होकर बनाया था? ये इंस्पायर होकर बनाया था, बुक का नाम था अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट एक बुक थी, किसने लिखी थी? जॉन रस्किन ने लिखी थी ये बुक। क्या नाम था? अनटू दिस लास्ट। इससे इंस्पायर होकर इन्होंने फार्म बनाया था, फोन्सेक फार्म। समझ गए जी? ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है गांधी के बारे में, साउथ अफ्रीका में क्या किया। और एक और चीज़ की थी इन्होंने साउथ अफ्रीका में, हिंद स्वराज। ठीक है, एक चीज़ इन्होंने और की थी, हिंद स्वराज। ये साउथ अफ्रीका में ये साउथ अफ्रीका में नहीं किया था हिंद स्वराज वैसे। ऑल्सो स्टार्टेड हिंद स्वराज न्यूज़पेपर। ये साउथ अफ्रीका में नहीं किया था, इंडिया में किया था। ये भी न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया? गांधी ने स्टार्ट किया था। ये बाद में पढ़ेंगे हिंद स्वराज न्यूज़पेपर के बारे में। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम आगे। हिंद स्वराज भी साउथ अफ्रीका में किया था, हिंद स्वराज। ठीक है, ये भी एक तरह का न्यूज़पेपर था, ये भी काम किया था उन्होंने, साउथ अफ्रीका में किया था। समझ गए? अब इसके बाद इंडिया में आते हैं गांधी जी। इंडिया में गांधी कब आते हैं? ये सारा कुछ अफ्रीका में किया था इन्होंने, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए अफ्रीका के बारे में। इसके बाद इंडिया में आते हैं गांधी जी। इंडिया में गांधी कब आते हैं? ये आपको डेट याद करनी है, 9 जनवरी 1915 को। 1915 को, 15 अगस्त को हम आज़ादी मनाते हैं ना, ऐसे करके याद कर लो। 15 अगस्त को आज़ादी मनाते हैं, तो गांधी भी कब आए थे? 15 अगस्त को ही इंडिया में आए थे। 15 अगस्त को नहीं, 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, ऐसे 15 को ऐसे याद कर लेंगे आज़ादी के जैसे, क्योंकि गांधी का बहुत योगदान था आज़ादी में। ठीक है, समझ गए यहाँ तक?
और क्या किया इन्होंने और इसी जो 9 जनवरी को हम क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं, प्रवासी दिवस, एनआरआई डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 9 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं हम इनकी याद में, क्योंकि ये गांधी जी कहाँ पे आए थे, इंडिया में आए थे बाहर से, समझिए। चलो, और इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे उनका नाम क्या था, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी क्या थे, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है। और ये जीना में है ना, जीना के भी ये पॉलिटिकल गुरु थे, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले जी, जीना के भी थे और गांधी जी के भी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है। ये सबसे पहले इंडिया में कब कहाँ पे आए थे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने अपीयरेंस कहाँ पे दी थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU इन 1916 में, ठीक है, ड्यूरिंग इनोग्रेशन। उनके इनोग्रेशन के टाइम पे इन्होंने सबसे पहले अपनी क्या दी थी यहाँ पे अपीयरेंस दी थी, कहाँ पे, BHU में 1960 में, ठीक है। ये फाउंडर ऑफ BHU कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय किसके फाउंडर हैं, BHU के, बनारस यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, ठीक है, 1960 में हुई थी। अगले साल ही यूनिवर्सिटी में इनको बुला लिया था भी आप इनोग्रेट करो, ठीक है। फिर इसके बाद जो इनके गुरु थे ना, गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इनको क्या कहा भी आप पूरा इंडिया को देखो, ठीक है, आप पूरे इंडिया में घूमो। तो 1 साल तक ये पूरा इंडिया घूमे। उसके बाद इन्होंने 1917 में किया अपना सबसे पहला सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। कब, 1917 में। आए कब थे, 1915 में। 1 साल पूरा इंडिया घूमा और 1917 में क्या किया इन्होंने, पहला सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला इन्होंने सत्याग्रह किया था। तो ये किया क्यों था, ये इनको बुलाया किसने था, सबसे पहले ये बताना चाहिए। राजकुमार शुक्ला जी ने बनाया था गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह करने के लिए। किसने बुलाया था, राजकुमार शुक्ला जी ने बुलाया था इनको, गांधी जी को, ठीक है, 1917 में। और यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट की गांधी जी ने, कहाँ पे, चंपारण में, ठीक है, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। अब ये सत्याग्रह इन्होंने क्यों था, ये सत्याग्रह इन्होंने किया था रिगार्डिंग 3 कटिया सिस्टम चलता था, ठीक है, 3 कटिया सिस्टम चल रहा था, 3 कटिया सिस्टम एंड इनजस्टिस टू लैंडलॉर्ड एजेंट फ्रॉम चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। चंपारण डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार। चंपारण डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है, बिहार का है। चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार। वहाँ पे क्या था ना, वहाँ पे जो फार्मर्स थे उनको फोर्स कर रहे थे। फोर्स किसके लिए कर रहे थे, तो कल्टीवेट इंडिगो। जो अगर हमारा पूरे लैंड है ना, पूरी लैंड अगर 20 हिस्से हैं तो 3/20 हिस्से में क्या उगानी है आपको, इंडिगो उगानी है, ठीक है। ये उन पर फोर्स कर रहे थे। तो जो इंडिगो होती है ना, ये क्या करती है, जो हमारी लैंड होती है, लैंड को क्या करती है, लैंड को ख़राब करती है। इसीलिए इसको रोकने के लिए गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, क्योंकि इन पे क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। कहाँ पे, बिहार के फार्मर्स पे, समझ गए। जब बिहार के फार्मर्स क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। तो इसी को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह, और ये सक्सेसफुल रहा था। इसके बाद इन्होंने इसको रोक दिया था, ठीक है, कि इन्होंने, अंग्रेजों ने, समझ गए। 3/20 हिस्सों में क्या उगानी है, इंडिगो उगानी है, ठीक है, 3/20 हिस्सों में। ये इंडिगो वाला जो है, हमने एक बारी जब रिवोल्ट ऑफ 1857 किया था ना, उसमें भी थोड़ा पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था इंडिगो रिवोल्ट के बारे में, समझ गए। चंपारण में एक जगह, बिहार में एक जगह चंपारण, वहाँ पे हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक है। ऐसे करके याद करते हैं, 17 खतरा होता है, ठीक है। चलो, अगला जो इसमें एक एक्ट आया, एक्ट का नाम क्या था, चंपारण एग्रीमेंट एक्ट। चंपारण एग्रीमेंट एक्ट आया था, ठीक है। इसके बाद क्या एक्ट आया, चंपारण एग्रीमेंट एक्ट आया। दिस एक्ट अबॉलिश 3 कटिया सिस्टम। जो 3 कटिया सिस्टम था, इसको अबॉलिश कर दिया। और जो अवध था ना, अबवा टैक्स, जो अबवा टैक्स था उसको भी कर दिया, हटा दिया, ठीक है। इस चंपारण सत्याग्रह के बाद अबवा टैक्स और 3 कटिया सिस्टम को क्या कर दिया, हटा दिया। चंपारण सत्याग्रह के बाद ये सक्सेसफुल रहा, ऑल्सो सस्पेंडेड, ठीक है। और अदर पीपल इन्वॉल्व इन चंपारण सत्याग्रह कौन कौन थे, जो चंपारण सत्याग्रह में और भी पीपल थे, उनका नाम क्या था, चलो वो लिखे नहीं हुए, वो मैं एक मिनट स्लाइड ऐड कर लाऊँ, स्लाइड ऐड करके बताता हूँ और कौन कौन थे। देखो, चंपारण सत्याग्रह में और जो पर्सन थे वो भी इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन पर्सन थे, अदर पर्सन चंपारण सत्याग्रह, एक तो राजेंद्र प्रसाद, ये भी चंपारण सत्याग्रह में थे, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और कौन थे, और थे मजर उल हक, ये भी चंपारण सत्याग्रह में शामिल थे। और एक थे
कृपलानी, ये सारे नाम को याद करने, बी कृपलानी। राजेंद्र प्रसाद तो आपको याद होगा क्योंकि ये तो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी हैं, ठीक है। और मंजूर उल हक भी याद हो गया आपको, मंजूर उल हक, उनको मंजूर हो गया, ठीक है, ऐसे करके याद करेंगे। मंजूर, अभी हमको अपना हक लेना है, अपना हक लेना है, ऐसे करके याद कर सकते हैं, हमको अपना हक लेना है, ठीक है, ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। अपना हक लेने के लिए वो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। और बी कृपलानी ने किया, ठीक है, बी कृपलानी, कृपा करो, उन्होंने ऐसे करके याद कर सकते हैं, ब्रिटिशर का कृपा करो चंपारण सत्याग्रह में, ऐसे करके इसको सबको याद कर लेंगे, ठीक है। ये भी और थे बंदे, ठीक है, समझ गए, ठीक है। ये था गांधी का फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया में, जिसका क्या नाम था, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सत्याग्रह किया गांधी ने वो किए थे अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कब किया, अगले साल 1980 में, 1980 में किया अहमदाबाद में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी बोलते हैं इसको, चंपारण जो सत्याग्रह किया, इसमें क्या किया, गांधी हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, ठीक है। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी यहाँ पे अहमदाबाद में हुई थी, ठीक है। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक पे बैठ के इनको इनवाइट किसने किया था, देखो यहाँ पे इनवाइट किसने किया था, राजकुमार शुक्ला जी ने, राजकुमार शुक्ला जी ने इनवाइट किया था चंपारण सत्याग्रह के लिए। यहाँ पे किसने इन्वाइट किया था, ए से अहमदाबाद, ए से अनसुए साराभाई, अनसुए साराभाई ने इनको क्या किया था, इनवाइट किया था अहमदाबाद सत्याग्रह के लिए, ठीक है। ए से अहमदाबाद, ए से अनसुए साराभाई, ठीक है। अब इसके पीछे कारण क्यों था, ये गांधी यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे क्यों बैठे, क्योंकि जो वर्कर्स थे ना, वर्कर्स मिल में अहमदाबाद में, वो उनकी वजह से इकोनॉमिक इंजस्टिस हो रहा था। इकोनॉमिक इंजस्टिस कैसे, वहाँ पे ना प्लेग फैल गया था, कहाँ पे, अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था, महामारी फैल गई थी बहुत ज़्यादा, जिसके कारण है ना मिल के जो व्हेन द मिल डिसकंटिन्यूड देयर प्लेग बोनस, जिसके कारण क्या हो गया था ना, उनके पास क्या हो गया था, जैसे प्लेग फैल जाएगा, जैसे अभी कोविड भी हुआ था, उसके कारण बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं ना, तो ऐसे करके इनको ना बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गए थे, तो प्लेग बोनस नहीं दे रहे थे इनको, ठीक है। बीएम को थोड़े पैसे तो एक्स्ट्रा दो, क्योंकि हमारे पे प्लेग ही फैल गया, हमारे भूखमारी फैल गई, तो ये जो अहमदाबाद की मिल थी ना, वो इनको क्या नहीं दे रही, प्लेग बोनस नहीं दे रही थी। और जो इनकी इनकम थी वो भी बहुत कम थी, जो इनकी इनकम थी ना अहमदाबाद, ये तो पहला कारण हो गया प्लेग बोनस। सेकंड कारण क्या था, जो इनकी इनकम थी ना, सैलरी थी, वो भी बहुत कम थी, ठीक है। ये सेकंड कारण हो गया। ये दो कारणों की वजह से हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे गांधी जी, ठीक है। डिमांड फॉर 50% हाइक, भी उनकी जो सैलरी हो 50% बढ़नी चाहिए, ठीक है। और ये भी सक्सेसफुल रहा था, ठीक है। प्लेग बोनस मिल गया तो डिमांड भी इनकी 50% हाइक कर दी थी, समझ गए ये। चलो अब इसके बाद जो नेक्स्ट सत्याग्रह करते हैं वो होता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब करते हैं, 1918 में, इसी साल करते हैं 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह इन द सपोर्ट ऑफ द पीजेंट हु वर नॉट एबल टू पे द लैंड टैक्स ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। देखो खेड़ा सत्याग्रह क्या था, देखो जो ब्रिटिशर थे ना, ब्रिटिशर से अगर हमारे चाहे हमारी क्रॉप अच्छी हुई है चाहे नहीं हुई, ठीक है, चाहे हमारी फसल अच्छी हुई है चाहे नहीं हुई, हमको टैक्स देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। खेड़ा में ना उस टाइम पे उनकी फसल अच्छी नहीं हुई तो वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, टैक्स नहीं दे पा रहे थे, इसके कारण खेड़ा सत्याग्रह हुआ था खेड़ा में, ठीक है। और ये फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी, फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी गांधी की, ठीक है। ये फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी गांधी के द्वारा। फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कौन सी थी, खेड़ा सत्याग्रह। और फर्स्ट सिविल डिसअबॉर्डिनेशन मूवमेंट कहाँ पे थी, चंपारण सत्याग्रह में। ये फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी, भी हम बिल्कुल कॉपरेट नहीं करेंगे, ठीक है, समझ गए जी। चलो एक छोटा सा यहाँ पे फैक्ट भी है, जो आपको फैक्ट पता होना चाहिए। सरदार, आपको पता है वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किसने दिया था, सरदार का टाइटल दिया था उनको 1928 में बरदौली सत्याग्रह के बाद। बरदौली में एक सत्याग्रह हुआ था, बरदौली में एक सत्याग्रह हुआ था, तो उस सत्याग्रह के बाद जो उनकी वुमेन्स थी ना बरदौली में, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को क्या टाइटल दिया, सरदार का टाइटल दिया था, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग से एक फैक्ट है, इसको आप लिख लेना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं आएगा, तो मैंने आपको बता दिया। वल्लभ भाई पटेल जी के सरदार का टाइटल किसने दिया था, बरदौली में सत्याग्रह किया था उन्होंने 1918 में, तो 1928 में। और बरदौली सत्याग्रह में वुमेन्स ने इसको सरदार की क्या दी थी, सरदार की आपादी टाइटल दिया था वल्लभ भाई पटेल जी को, ठीक है। ये भी आपको एक फैक्ट याद करना है, ठीक है। ये मैंने अलग से एक फैक्ट भी लिखा दिया, समझ गए यहाँ तक। ये था गांधी के बारे में सारा, भी गांधी ने क्या क्या किया आते सार, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, ये 1918। अब इसके बाद आते हैं हमारे एक गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, 1990 में आता है एक गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, ठीक है। 1919 में क्या आता है, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आता है। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, मॉन्टेगेलो क्लैमफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेगेलो क्लैमफोर्ड रिवॉर्ड। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे जो वाइसरॉय था उसका नाम क्या था, क्लैमफोर्ड था, मॉन्टेगेलो क्लैमफोर्ड था।
क्लैमफोर्ड था उसके वाइसरॉय का नाम, और मोंटेगो किसका नाम था, मोंटेगो का सेक्रेटरी का नाम, तो इसलिए इसको मोंटेगो क्लैमफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब इसमें क्या क्या थी इसमें क्या क्या था, इसमें था देखो, सबसे पहले था एक्सटेंड सेपरेट इलेक्ट्रोड, ठीक है, हमने 1909 में पढ़ा था ना, हर 10 साल बाद आता था, ठीक है, एक एक्ट आता था हर 10 साल बाद। अब 19 में है, इसके बाद इसके 10 साल बाद आएगा 29 में, ठीक है, फिर ऐसे 10 साल बाद हर एक्ट आता है। 1909 में जो एक्ट आया था उसमें क्या था, उसमें भी सेपरेट इलेक्ट्रोड था ना, किस में था वो, जो 1909 में आया था वो किसके बाद आया था, बांग्लादेश के, जब बांग्लादेश का पार्टीशन हो गया था ना, कल देखा था, उसके बाद आया था 1909 वाला। उसमें किसके अलग कर दिया था, मुस्लिम्स का अलग कर दिया था सेपरेट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब जो सेपरेट इलेक्ट्रोड है ना, ये और आगे कर दिया, एंग्लो इंडियन और क्रिश्चियन, ये भी इसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक है। क्रिश्चियन भी क्या करती है, उनका भी सेपरेट इलेक्ट्रोड कर दिया, अभी इनकी भी इलेक्शन क्या होगी, अलग से होगी क्रिश्चियन की, ठीक है। बेसिकली जो यूनिटी है ना, उसको तोड़ना चाहते थे इंडिया में कौन, अंग्रेज, तो एक सेपरेट इलेक्ट्रोड कर दिया क्रिश्चियन के लिए भी, क्रिश्चियन भी क्या करेंगे, अलग से वोट डालेंगे, समझ गए ये चीज़। चलो, और क्या, और सेकंड प्रावधान क्या था इसमें, डायरकी ले आए थे। सेकंड क्या था पॉइंट, सेकंड डायरकी एट प्रोविंस। डायरकी मतलब होता है, जो हमारे सब्जेक्ट है ना, उसको दो, जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको दो हिस्सों में बांट दिया। दो हिस्से कौन कौन से, एक तो रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे, दूसरे ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर थ्रू एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। वो जो ट्रांसफ़र है वो एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। देखो, रिजर्व वाले बेसिकली यही मतलब है, ब्रिटिशर्स करेंगे कंट्रोल, ठीक है, बाय गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। रिजर्व में कौन कौन से, जैसे लैंड रेवेन्यू, जो भी पैसे वाले काम है वो सारे ब्रिटिशर करेंगे, पैसे वाले हो गए, पुलिस वाले हो गए, फाइनेंस वाले हो गए, ये सारे रिजर्व में आते हैं, ये सारे ब्रिटिशर करेंगे। बाकी ट्रांसफ़र कौन से थे, एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, जो एलसी के होंगे, ठीक है, एलसी के मेंबर, एलसी मतलब लोअर, अभी भी होता है ना, जो एक तो हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट होती है, एक हमारी स्टेट में भी होती है ना, छोटी स्टेट में क्या होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ठीक है, ऐसे उस टाइम पे भी थी। तो स्टेट में जो होंगी एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे इंडियन देखेंगे, ठीक है। दो हिस्सों में बांटते हैं, DRK प्रोविंस ले थे ये 1919 में, ठीक है। रिजर्व और ट्रांसफ़र में बांट दिए सारे सब्जेक्ट, ठीक है। और बाई कैमरल लेजिस्लेशन भी ले थे, कहाँ पे, सेंटर में। बाई कैमरल लेजिस्लेशन जैसे अब भी होता है ना, बाई कैमरल लेजिस्लेशन होती है, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा। तो ये कौन लेके आए थे, 1919 में लेके आए थे हमारे मोंटेगो एंड क्लैमफोर्ड। ये इसमें क्या था, ये 3 पॉइंट्स थे इसमें 1919 के रिफॉर्म्स में, समझ गए, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। दो हिस्सों में बांट दिया, बाई कैमरल ले, और इलेक्टोर को और एक्सटेंड कर दिया, एंग्लो इंडियंस और क्रिश्चियन में भी अलग से वोटें पड़ेंगी, ठीक है। अब इसके बाद 1919 में आता है रिवोल्ट, रॉलेट सत्याग्रह, 1919 में करते हैं रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। अब रॉलेट सत्याग्रह कल भी हमने थोड़ा देखा था ना, आज हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं रॉलेट सत्याग्रह। देखो, 1915 में आता है क्या, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ये क्यों आता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 होती है इस टाइम में, 1914 में, जो हमने कल देखी थी। 1940 में वर्ल्ड वॉर 1 होती है ना, उसके कारण डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आता है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में क्या था भी, हम किसी भी पर्सन को क्या कर सकते हैं, उठा के जेल में डाल सकते हैं, अगर हमको थोड़ा सा भी वो लगेगा ना, और वो जज के पास नहीं जा सकता, अपनी किसके लिए, अपनी ट्रायल के लिए वो जज के पास नहीं जा सकता, ठीक है। और इसलिए किसी को भी उठा के किस में डाल सकते हैं, नो दलील, नो वकील, नो अपील, सीधा जेल, ठीक है। डिफेंस इंडिया एक्ट में था, नो दलील, नो वकील, नो अपील, सीधा जेल में डाल सकते हैं किसी को भी उठा के, ठीक है। 1915 में आया था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। क्यों आया था, क्योंकि 1940 में क्या था, हमारा वर्ल्ड वॉर था, इसके कारण आया था, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। और 1919 में क्या किया, सजेस्टेड बाय एक उनका नाम था सिडनी रॉलेट ने सजेस्ट किया। सिडनी रॉलेट क्या थे, एक ब्रिटिश के जज थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि हमको एक रॉलेट एक्ट भी लाना चाहिए, कहाँ पे, इंडिया में, 1990 में रॉलेट एक्ट लाना चाहिए इंडिया में, 1990 में। रॉलेट एक्ट में भी यही था भी, नो दलील, नो वकील, सीधा जेल, ठीक है। 1919 में आया था रॉलेट एक्ट, ठीक है। 1990 में क्या था, रॉलेट एक्ट आया था। ओरिजिनल इसका क्या नाम था, रॉलेट एक्ट का, जो रॉलेट एक्ट था, इसका ओरिजिनल नाम क्या था, इसका ओरिजिनल इसको कहते थे अनार्कियल रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। अनार्कियल रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट बोलते हैं किसको, रॉलेट एक्ट को, ठीक है। तो ये आया था, दिस लॉ सजेस्टेड
एक्टिविस्ट शुड बी इम्प्रिजन विदाउट ट्रायल। कोई ट्रायल नहीं लगेगा, 2 साल 2 साल की जेल डाल सकते हैं, 2 साल तक जेल में डाल सकते हैं बिना ट्रायल के, ठीक है। 2 साल तक जेल में डाल सकते हैं। जो आप हैं, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में नहीं पॉलिटी में, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम, हैबेस कॉर्पस पढ़ेंगे। हैबेस कॉर्पस सस्पेंड कर दी इन्होंने, हैबेस कॉर्पस। ये हैबेस कॉर्पस होती है, अभी हम कि जज के पास नहीं जा सकते, ठीक है। ये इन्होंने सस्पेंड कर दी 2 साल तक। 2 साल में क्या कर सकते हैं, सीधा जेल में डाल सकते हैं रॉलेट्स एक्ट के अंदर, ठीक है। विदाउट एनी ट्रायल उनको जेल में डाल सकते हैं। ये था रॉलेट्स एक्ट में, समझ गए। अब देखो रॉलेट्स एक्ट के, अब ऐसे जेल में डाल देंगे तो ये बहुत अत्याचार होएगा ना। तो इसके खिलाफ क्या किया, गांधी ने एक्शन लिया। गांधी ने क्या क्या बोला इसके खिलाफ, गांधी ऑर्गेनाइज रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह किया अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। और जो रॉलेट एक्ट है इसको क्या बोला, ब्लैक एक्ट बोला, भी ये काला कानून है, ठीक है, काला कानून है। तो इनके खिलाफ क्या किया, रॉलेट सत्याग्रह किया। किसने, गांधी जी ने। गांधी जी ने क्या किया, रॉलेट सत्याग्रह किया। और रेजिग्नेशन, प्रोटेस्ट किया। और किन किन ने प्रोटेस्ट किया, और द फॉलोइंग लीडर्स रिज़ाइन टू प्रोटेस्ट, ठीक है। इन सब ने क्या किया, इन सब ने रिज़ाइन कर दिया। किन किन ने रिज़ाइन कर दिया, जीना ने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। एम ए जीना ने। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय कौन थे, अभी मैंने बताया था मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने क्या बनाया था, अभी अभी करके हटे ना मदन मोहन मालवीय यहाँ पे, जिन्होंने इनको गांधी को बुलाया था। मदन मोहन मालवीय के बारे में अभी पढ़ा था ना हमने, क्या था। मदन मोहन मालवीय कौन थे, बताओ आप। यही किया था ना, BHU के फाउंडर थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है। और जीना, मदन मोहन मालवीय, जीना और मजूर उल हक, ये चंपारण सत्याग्रह में थे, ठीक है। इन सब ने क्या कर दिया, रिज़ाइन दे दिया अपनी अपनी पोस्ट से, ठीक है, इसके विरुद्ध और इसके वो करने के लिए। और गांधी ने क्या किया, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह किया, ठीक है। और सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल को सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। और 6 अप्रैल को सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। और 9 अप्रैल को क्या किया, अरेस्ट कर लिए 2 बंदे, क्या कौन कौन से, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया किसने, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। और जेल में डाल दिया 2 साल के लिए, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या होता है देखते हैं अभी। ये 13 अप्रैल को क्या होता है, 13 अप्रैल बैसाखी के दिन 1919 में, 1919 को 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन क्या होता है, इन जलियांवाला बाग अमृतसर में पीपल सारे बंदे इकट्ठे होते हैं। क्यों इकट्ठे होते हैं, 2 रीज़न थे। एक तो बैसाखी थी, ठीक है, 13 अप्रैल को बैसाखी थी। और एक था ड्यू टू इनका जो अरेस्ट हुआ था ना, इनके खिलाफ बोलने के लिए, ड्यू टू अरेस्ट ऑफ सिवाउद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। ये 2 रीज़न थे, इसके कारण क्या हुए थे, 13 अप्रैल को सारे बंदे इकट्ठे हुए थे, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया ना, जब ये सारे बंदे इकट्ठे हो गए, तब एक प्रतिबंध ये भी चल रहा था, भी किसी को भी इकट्ठे नहीं होना देना, ठीक है, इकट्ठे नहीं होने देना। 1919 में ये भी चल रहा था रॉलेट एक्ट के अंदर भी, किसी को भी इकट्ठे नहीं होने देना। पर 1919 में क्या हो गया, सारे इकट्ठे हो गए। इकट्ठा होना मना किया था, वहाँ पे क्या लगी, धारा लगी हुई थी, ठीक है। तो इकट्ठे नहीं करने दे रहे थे। तो फिर क्या हो गया, जब ये इकट्ठे हो गए तो इनको तो इन्होंने क्या किया, एक जनरल और डायर था, जनरल डायर ने क्या किया, जनरल डायर ने क्या किया, सिर्फ एक गेट था, ठीक है, अंदर जाने का। जलियांवाला बाग में सिर्फ एक गेट था अंदर जाने का, और कोई रास्ता नहीं था। तो गेट को क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया, सिर्फ एक ही रास्ता था। और यहाँ पे बंदे आके क्या किया, ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दी उन्होंने। ओपन क्या, गोलियाँ चलानी स्टार्ट कर दी। यहाँ पे बहुत सारे क्या करके बंदे खड़ गए और ओपन गोलियाँ चलानी स्टार्ट कर दी। और सारे क्राउड क्या करते, सारा जितने बहुत सारी भीड़ थी उसको क्या करते, मार दिया, ओपन फायर कर दिया, ठीक है। समझ गए ये चीज़। जनरल और डायर ने क्या कर दिया, ओपन फायर कर दिया। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन था, जनरल और डायर को बताया किसने था, अभी इकट्ठे हो गए। रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन था, वो था रिगनाल्ड डायर ने बताया था जनरल डायर को कि यहाँ पे बंदे इकट्ठे हो गए, ठीक है। रिगनाल्ड डायर था इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल पर्सन। समझ गए ये चीज़, चलो समझ गए, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक ना। जलियांवाला बाग में हत्याकांड हो गया था, ठीक है, सारे बंदे मार दिए थे 13 अप्रैल को। इसके बाद होता है आफ्टर मैच। उसके बाद क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद होता क्या, परिणाम क्या होता है इसका, वो पढ़ते हैं। देखो जलियांवाला बाग के बाद परिणाम क्या होता है आफ्टर मैच। उधम सिंह, एक है ना बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, ठीक है, सारे सबको मार दिया। जो एक छोटा सा बच्चा था वो कह रहा था मरने की एक्टिंग कर रहा था, वैसे करके लेट गया, ठीक है। उसका क्या नाम था, उधम सिंह। उधम सिंह ने क्या किया, उधम सिंह था अकेला बच्चा, जरा उठ के गया और वापस गया, और उसने किल किया, किसको किल किया, माइकल ओ डायर को क्या कर दिया, किल कर दिया, मार दिया। माइकल ओ डायर को क्या कर दिया, उसको मार दिया, ठीक है। क्योंकि जनरल ओ डायर तब तक क्या था, बूढ़ा होकर मर गया था, पर माइकल ओ डायर को मार दिया। माइकल ओ डायर को क्यों मारा, क्योंकि इसने सपोर्ट किया था, हु सपोर्टेड रिगनल डायर, ठीक है। क्योंकि रिगनल डायर क्या कर रहा था,
रेगुलर डायर को इसने सपोर्ट किया था माइकल ओडायर ने, ठीक है। जनरल ओडायर को मारने गया था, जनरल ओडायर तो पहले ही मर गया था, ठीक है, हार्ट अटैक की वजह से। तो माइकल ओडायर को क्या कहते हैं इसने मार दिया था, और उधम सिंह जी ने, ठीक है। यूजली उधम सिंह जी का नाम क्या था, कहाँ पे जाके मारा था, लंदन में जाके मारा था, लंदन गए थे, वहाँ पे जाके इसने मार दिया था, ठीक है। आपने मूवी देखी होगी जो विक्की कौशल की है उधम सिंह के ऊपर, उसमें आपको दिखाया हुआ सारा कैसे मारा था, ठीक है। और उधम सिंह का ओरिजिनल नेम क्या था ये आपको याद करना है, राम मोहन सिंह आज़ाद। राम मोहन सिंह आज़ाद किसका नाम था, उधम सिंह का। देखो इसमें ये सारे रिलीजन्स को मानते हैं, राम भी आ गया, मोहम्मद भी आ गया, सिंह भी आ गया, आज़ाद भी आ गया, सारे रिलीजन्स आ गए इसमें, ठीक है। समझ गए जी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद और क्या क्या किया, टाइटल रिटर्न कर दिया काफ़ी बंदों ने। रविंद्रनाथ टैगोर को एक टाइटल दिया हुआ था नाइटहुड का, नाइटहुड का टाइटल दिया होता रविंद्रनाथ टैगोर को, इन्होंने इसको क्या करते वापस कर दिया अंग्रेज़ों को। और गांधी को एक टाइटल दिया होता केसरी हिंद, इन्होंने ये टाइटल वापस कर दिया, ठीक है। ये वाला टाइटल क्या कर दिया इन्होंने वापस कर दिया। केसरी हिंद का टाइटल कब मिला था, बोर वॉर्स में मिला, ठीक है। बोर वॉर्स क्या था ये छोड़ो, पर बोर वॉर्स में मिला, थोड़ा सा मैंने बता दिया वैसे ही। पर केसरी हिंद का इन्होंने टाइटल वापस कर दिया, और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया। समझ गए यहाँ तक। अब देखो एक छोटा सा यहाँ पे फैक्ट है, ये तो समझ गए ना पूरा जलियांवाला बाग क्या हुआ था। अब इस पर एक छोटा सा फैक्ट है, वो देखो अरुण सिंह क्या थे, एक गोल्डन टेम्पल में एक कर्मचारी थे अरुण सिंह, ठीक है। उन्होंने ना जो टाइटल रेगल डायर था ना हमारा रेगल डायर, इनको टाइटल दिया सिख का, भी ये एक सिख है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू विच गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट वॉज लॉन्च लेटर 1920, ठीक है। अरुण सिंह ने इनको किसका टाइटल दिया, सिख का टाइटल दे दिया, ठीक है। बी ए सिख है, देखो इन्होंने इतना बड़ा हत्याकांड किया फिर भी इनको सिख का टाइटल दे दिया, ठीक है, अरुण सिंह ने, ठीक है, जो गोल्डन टेम्पल में एक काम करते थे। तो फिर इसके कारण ही गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट आई थी, कब, 1920 में। भी ऐसे तो कोई भी सिख बन नहीं जा रहा, ठीक है। तो 1920 में क्या आई थी, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट आई थी, ये भी आपको याद करनी, कब आई थी, 1920 में। समझिए 1920 में क्या आई थी, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट आई थी। बेसिकली शुद्धिकरण था, भी सिखिज्म में ऐसे भी किसी को नहीं आने देना। तो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट कब आई थी, 1920 में आई थी। समझ गए। चलो इसके बाद क्या होता है, ये था पूरा हमारा जलियांवाला बाग। अब इस जलियांवाला बाग को इंक्वायर करने के लिए ब्रिटिश का रिस्पांस क्या था, ब्रिटिश का रिस्पांस देखो, ब्रिटिश ने एक कमीशन बनाई, कमीशन का नाम था हंटर कमीशन बनाई, भी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है ये सही हुआ है गलत हुआ है। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या बनाई, एक हंटर कमीशन बनाई, ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट जनरल रेगल डायर, भी इन्होंने ये काम ठीक किया कि नहीं ठीक किया रेगल डायर जलियांवाला बाग में। तो रिजल्ट क्या था, डिड नॉट इम्पोज एनी पेनल एक्शन, पीनियल एक्शन, भी ये क्या था, सही था, जलियांवाला बाग क्या था, बिल्कुल सही था। तो इन्होंने कोई इन पे एक्शन नहीं लिया, किस पे, डायर पे। समझ गए जी। हंटर कमीशन ने क्या कहा, ये सही था, ठीक है। इमीडिएटली एक्ट पास्ट, इंडिपेंडेंटली एक्ट पास, ठीक है, मतलब उनको क्या छोड़ दिया, डायर को भी, ये बिल्कुल उन्होंने सही किया। समझ गए यहाँ तक। अब चलते हैं हम थोड़ा आगे। हंटर कमीशन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है फंडिंग फॉर डायर, ब्रिटिश इंटाइटल स्टार्टेड मॉर्निंग पोस्ट, ब्रिटिश का एक मॉर्निंग पोस्ट आती थी, फंड कलेक्शन फॉर डायर के फंड के लिए, ठीक है। और राइडर किपलिंग ऑल्सो फंडेड दिस, ठीक है। मॉर्निंग पोस्ट एक अखबार आता था, ठीक है, उसमें भी ये लिखा होता भाई जो जनरल डायर है ना, और जो राइडर किपलानी है, इन्होंने सही काम किया, ठीक है, क्योंकि ये इनको फंड करते थे, ठीक है, इस न्यूज़पेपर को। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, ये बिल्कुल सही है, इनको पैसे दे दिए, कहाँ, डायर ने। मॉर्निंग पोस्ट वाले को भी हमारे लिए सही लिखना, ठीक है। ब्रिटिश इंटाइटल स्टार्टेड मॉर्निंग पोस्ट फंड कलेक्शन फॉर डायर एंड ऑल्सो फंडेड दिस, ठीक है। समझ गए जी। चलो अब चलते हैं हम आगे। ये था पूरा जलियांवाला बाग। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा है इंपॉर्टेंट, वो है खिलाफत आंदोलन। ये समझ गए ना, ब्रिटिश इंटाइटल मॉर्निंग पोस्ट, ठीक है, मॉर्निंग पोस्ट एक अखबार था ब्रिटिश का, और उन्होंने डायर और जो रुद्यार कृपलानी ने इन्होंने भी इसको क्या कहता फंड किया था ये अखबार चलाने के लिए, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो एक मूवमेंट है वो है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, खिलाफत आंदोलन जब 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी, 1914 में चली थी, 1918 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई ना, तो खिलाफत कमेटी बाय अली ब्रदर्स, खिलाफत कमेटी देखो है ना, टर्की में ना सबसे ऊपर, जैसे हमारे पीएम वगैरह ना, तब उस टाइम पे हमारे क्या होते थे, मुगल्स वगैरह होते थे ना, तो ऐसे वहाँ पे क्या होता है, खिलाफत होती है सबसे ऊपर, ठीक है, खिलाफत होती है सबसे ऊपर। तो खिलाफत कमेटी
1918 के बाद जो खिलाफत वाले लोग तो हार गए थे ना, तो 1918 में क्या हुआ, खिलाफत कमेटी को कौन लीड कर रहे थे, अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स में कौन कौन थे, अली ब्रदर्स दो थे, एक तो मौलाना अली एंड शौकत अली। ये दो अली ब्रदर्स क्या कर रहे थे, खिलाफत को क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। जैसे उस टाइम मुगल्स थे ना, ऐसे ही टर्की में क्या था, खिलाफत था, ठीक है। और अब्दुल कलाम आज़ाद समझ गए यहाँ तक। अब अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में बाद में देखते हैं, पहले यहाँ तक समझ गए ना, खिलाफत कमेटी का कौन चला रहा टर्की में, ये दो बंदे चला रहे थे। तब ये जब वर्ल्ड वॉर 1 में जीत गए ना, तो इनको क्या कर दिया, अंग्रेज़ों ने खिलाफत को क्या कर दिया, हटा दिया और खुद राज करने लग गए। जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा क्या हुआ, आंदोलन हुआ, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या हुआ, आंदोलन हुआ। जो अली ब्रदर्स है इनको क्या कर दिया, हटा दिया था अंग्रेज़ों ने, ठीक है। बहुत क्या हुआ, आंदोलन हुआ। और इसको अपोज करने के लिए ऑल खिलाफत, तो वो लिखा नहीं हुआ ना, इसको अपोज करने के लिए एक इन्होंने गांधी ने क्या बनाई, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस बनाई, किसने, गांधी ने। इसको क्या करने के लिए, अपोज करने के लिए, ठीक है। किसको अपोज करने के लिए, भी अंग्रेज नहीं कर सकते, पर हमारे खिलाफत ही रहेगी यहाँ पर, ठीक है। ये बेसिकली क्यों की थी, क्योंकि जो मुस्लिम है ना, मुस्लिम को इंडिया में जोड़ने के लिए, क्योंकि खिलाफत को जो इंडिया के मुस्लिम से भी है बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। तो इसको जोड़ने के लिए भी इंडिया के जो मुस्लिम हैं वो भी आज़ादी में हमारे साथ हिस्सेदार करें। तो इसी कारण खिलाफत के साथ थे गांधी जी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बनाई, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस बनाई। किसने बनाई, ये गांधी ने बनाई, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। कब बनाई थी, 1919 में, 1919 में, ठीक है, 1919 में, ठीक है, 1919 में बनाई गांधी ने, ठीक है। और ये गांधी ने बनाई थी, पर इसको अपोज किया किसने अपोज किया, अपोज बाय कांग्रेस में थे ना गांधी जी। कांग्रेस ने क्या किया, इसको अपोज किया, भी नहीं बनानी चाहिए हमको अंग्रेजों के लिए। एंड बाल गंगाधर तिलक ने भी क्या किया, इसको अपोज किया, किसको, खिलाफत, जो इन्होंने ये क्या बनाई थी, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस। समझ गए यहाँ तक, चलो। ये था ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के बारे में, ठीक है। बस ये अब्दुल कलाम आज़ाद ऑल्सो इन्वॉल्व, ये नहीं है कुछ भी इसमें, बस ये आपको खिलाफत मूवमेंट इतना ही पढ़ना था, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं सेशंस, देखते हैं, ये ऊपर वाला बात देखते हैं। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस बनी 1919 में, ठीक है, दिल्ली में। इसके हेड कौन थे, गांधी थे। और अपोज किसने किया, कांग्रेस और बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। अब देखते हैं, अब चलते हैं हम आगे सेशंस में। सबसे पहले एक सेशन आया इसके बाद, ठीक है। अब 1919 के बाद जलियांवाला बाग हुआ ना, उसके बाद 1920 में सबसे पहला सेशन हुआ, कहाँ पे हुआ, कलकत्ता में हुआ 1920 वाला सेशन, ठीक है। अप्रूव्ड नॉन कोऑपरेशन इन स्पेशल सेशन, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब क्या था, भी हमको ब्रिटिश का बिल्कुल कॉपरेट नहीं करना, ब्रिटिश का बिल्कुल कॉपरेट नहीं करना, उनका सामान नहीं खरीदना, कुछ नहीं खरीदना, सर सारा कुछ इंडियन खरीदना, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहाँ पे अप्रूव कर दिया था, 1920 में स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। और ये तो स्पेशल सेशन था, पर नॉर्मल सेशन कहाँ पे होना था, नागपुर सेशन, ठीक है। एक साल में एक ही सेशन होता था, नागपुर सेशन हो रहा था, पर ये स्पेशल सेशन हुआ था किसके लिए, अप्रूव करने के लिए, नॉन कोऑपरेशन को अप्रूव करने के लिए, ठीक है। अब नागपुर सेशन में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस कम्युनिटी, कांग्रेस की एक कमेटी बनाई उन्होंने, कि नागपुर सेशन में कांग्रेस की एक कमेटी बनाई, ठीक है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसमें कितने मेंबर थे, 15 मेंबर थे, ठीक है। 15 मेंबर्स की क्या बनाई, कमेटी बनाई, कि इन्होंने कांग्रेस ने, ठीक है। कांग्रेस ने 15 मेंबर की क्या बनाई, कमेटी बनाई। कांग्रेस डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल, और अपने आप को क्या उन्होंने कहा, कांग्रेस ने, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मास स्ट्रगल, ठीक है, समझ गए। और यहाँ पे जब कांग्रेस ने कहा था डिक्लेयर देमसेल्फ एज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मास स्ट्रगल, तो यहाँ पे इन्होंने ये इसको अपोज किया, किसने अपोज किया, जीना ने, एनी बेसेंट और बीसी पाल ने। और इन तीनों ने क्या कर दिया, यहाँ से रिज़ाइन कर दिया। जब ये कमेटी बनी ना, तो इन्होंने किसने अपोज किया, जीना ने अपोज किया, एनी बेसेंट ने किया और बीसी पाल ने। और इन्होंने क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया, कहाँ से, कांग्रेस से ही रिज़ाइन कर दिया, समझ गए। अपोजिंग एनसीएम जीना, एनी बेसेंट और बीसी पाल ने क्या कर दिया, यहाँ से रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, कांग्रेस कमेटी, क्योंकि इनको ये अच्छा नहीं लगा था ये आइडिया, ठीक है। एमए जीना, एनी बेसेंट और बीसी पाल ने क्या कर दिया, यहाँ से रिज़ाइन कर दिया था नागपुर सेशन में, समझ गए चीज़। चलो अब चलते हैं आगे। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या था, एक मिनट, यहाँ पे कुछ रह तो नहीं गया ना,
चलो ये हम बाद में देखेंगे स्लोगन वगैरह, ठीक है। चलो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अब देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन्होंने तो प्रूव कर दी थी ना, पर इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, इन्होंने इसको माना नहीं था, ठीक है। और कांग्रेस ने क्या कर दिया, डिक्लेयर देमसेल्फ एज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने मास स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया नॉन कॉपरेशन, ठीक है। पर इन तीनों ने इनको क्या कर दिया, इनकार कर दिया, हम आपके साथ नहीं है, ठीक है। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ क्या था, देखो वो देखते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई 1920 में, ठीक है, 1920 में। इसमें इसके फीचर क्या थे, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे थे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम दोनों इकट्ठे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ पे दिखी थी हमको, ठीक है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज इंडोर्स्ड खिलाफत आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन था ना जो उसको भी क्या कहता है, इसे इंडोर्स किया था, इसलिए मुस्लिम भी इनके साथ मिल गए थे खिलाफत आंदोलन के साथ, ठीक है। हिंदू तो थे ही और मुस्लिम भी मिल गए थे खिलाफत आंदोलन के साथ, क्योंकि ये थे, ठीक है। और 1921 में क्या आ गया था, 1921 में तिलाक स्वराज फंड इन रिमेम्बरेंस ऑफ बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। और लोकल स्ट्रगल भी हुए थे, लोकल, और 1 करोड़ रुपया यहाँ पे कलेक्ट हुआ था, ठीक है। स्वराज फंड बनाया था ना, बाल गंगाधर तिलक जी थे ना, जो बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने क्या बनाया, बाल गंगाधर जी इसमें थे ना, उन्होंने एक स्वराज फंड बनाया, ठीक है, ठीक है। स्वराज फंड, तिलक फंड बनाया, तिलक स्वराज फंड किसकी याद में बनाया था, बाल गंगाधर तिलक की याद में, क्योंकि आंदोलन चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। तो वहाँ पे 1 करोड़ रुपये इकट्ठा कर लिया, उस समय का 1 करोड़, उस समय का 1 करोड़ अब अभी के टाइम में 60-70 करोड़ रुपया हो गया, ठीक है। स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया था, ठीक है, सारे बंदों से, ठीक है, क्योंकि सबको क्या चाहिए था, आज़ादी चाहिए थी इंडिया अंग्रेज़ों से, समझ गए ये चीज़। चलो अब देखते हैं और क्या क्या हुआ था इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ था, स्कूल एंड कॉलेजेस वर एस्टैब्लिश ऑन नेशनल लेवल, ठीक है। नेशनल लेवल पर स्कूल एंड कॉलेजेस बने थे, ठीक है। जो पहले तो अंग्रेजों के स्कूल थे ना, तो इंडियन स्कूल बने थे। कौन कौन से स्कूल बने, जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, ये सारे स्कूल बने थे हमारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ठीक है। लॉयर्स थे ना, लॉयर्स किसके अंडर काम कर रहे थे, गेव अप देयर प्रैक्टिस, ब्रिटिशर्स के अंदर काम कर रहे थे, उन्होंने प्रैक्टिस को गेव अप कर दिया। फॉरेन क्लोथ, जो फॉरेन के क्लोथ थे ना, उनको क्या कर दिया, उनको आग लगा दी, ठीक है, उनको आग लगा दी भी, हम क्या करेंगे, अपने इंडियन क्लोथ पहनेंगे, समझ गए ये चीज़। चलो अब देखते हैं आगे। अब देखो लोकल स्ट्रगल्स, जो खिलाफत मूवमेंट थे बहुत, खिलाफत मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थे, बहुत बड़ी मूवमेंट थी, तो लोकल लेवल पे भी मूवमेंट हुई थी। लोकल लेवल पे एक का मूवमेंट हुई थी, एक का मूवमेंट लोकल लेवल पे यूपी में, इसको लेड किसने की थी, इसको लेड किया था मदारी पासी ने किसको लेड किया था, एक का मूवमेंट, ये लोकल लेवल पे मूवमेंट्स हुई थी, ठीक है। अब जो बड़े आंदोलन है लोकल लेवल पे तो होंगे, ठीक है। लोकल लेवल पे यूपी में क्या थी, एका मूवमेंट किसने की थी, मदारी पासी। और मपीला रिवोल्ट 1921 में, ये किसने किया था, मालाबार रिवोल्ट, इसको मालाबार रिवोल्ट से भी जानते हैं, केरला में हुआ, नॉन कॉपरेशन के अंडर ही। और सिख एलिगेशन भी हुई थी लोकल पे, फॉर रिमूवल ऑफ करप्ट महातंस, जो महातंस है ना उनको रिमूव करने के लिए, ये लोकल लेवल पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई थी। और क्या हुआ था, अवध किसान मूवमेंट भी हुई थी, अवध किसान मूवमेंट, अब पीजेंट मूवमेंट ऑल्सो स्टार्ट, ठीक है। अवध के किसानों ने भी एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर। कौन कौन से मूवमेंट, एका मूवमेंट, मपीला रिवोल्ट, सिख एलिगेशन और अवध, ठीक है। एका मूवमेंट किसने की थी, मदारी पासी ने, ठीक है। इसको कैसे कर रहे हैं, मदारी 1 रुपये लेके, ऐसे करके याद कर सकते हैं, मदारी 1 रुपये लेके मूवमेंट स्टार्ट की इसने, ठीक है। मपीला, एम से मालाबार, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। माया जैसे लग रहा है ना, माया तो माल है, उसके बाद माया है और माल है, ठीक है। सिख एलिगेशन महातंस के बारे में ये तो आपको थोड़ा याद ही हो गया, ठीक है। ये सारा हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर, जो बहुत बड़ी हमारी क्या चली थी, मूवमेंट चली थी, ठीक है। अब इसको रिज़ाइन किसने किया, ये आपको मैंने बता दिया, BC पाल, अनी बेसेंट और जीना ने। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक इंसिडेंट होता है, ठीक है। ये तो चलाना तो उन्होंने था भी, हमको कोई लड़ाई नहीं करनी, गांधी का ये था ना कि कोई लड़ाई नहीं करनी, हमको क्या करना है, आराम से बिना हिंसा के करना है सारा रिवोल्ट, ठीक है। किसी के साथ लड़ना नहीं है, बस हमको क्या करना, आग लगानी है ऐसे कपड़ों को, और उनके किसी को नहीं मारना हमको, ठीक है, लड़ना नहीं है। पर क्या हुआ, 4 फरवरी 1922 को क्या होता है, चौरी चूरा इंसिडेंट, ठीक है। चौरी चूरा एक प्लेस है, कहाँ पे है, विलेज गोरखपुर में एक प्लेस है, एक विलेज है चौरी चूरा। वहाँ पे क्या किया, 22 पुलिसमैन डाई ड्यू टू लोकल प्रोटेस्ट डेट कॉज फायर इन पुलिस स्टेशन। उन्होंने क्या किया, एक पुलिस स्टेशन था, उसमें 22 क्या किया, पुलिस वैन को बंद कर दिया, और बाहर से क्या कर दिया, इस सारे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, चौरी चूरा इंसिडेंट में, ठीक है।
इसका रिजल्ट क्या हुआ, गांधी ने विड्रॉ कर लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर लिया, वापस ले लिया। भी हमको लड़ाई नहीं करनी थी, पर आपने तो लड़ाई कर, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर लिया, वापस ले लिया। और इससे सारा मूवमेंट क्या हो जाए, ख़त्म हो जाती है। और गांधी को जेल में डाल देते हैं अंग्रेज मार्च 1922 में। ठीक है, इसके बाद एक कांग्रेस सेशन होता है। इसके बाद एक कांग्रेस सेशन होता है कहाँ पे, बरदौली में। कांग्रेस सेशन होता है बरदौली में। ऑफिशियली सस्पेंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बरदौली में ऑफिशियली ये सस्पेंड कर देते हैं। यहाँ पे तो अनऑफिशियली कहते थे गांधी ने, पर बरदौली सेशन होता है उसमें क्या करते हैं, ऑफिशियली सस्पेंड करते हैं भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब और आगे नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें तो लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई नहीं हमने करनी। ठीक है, समझ गए यहाँ तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था। अब क्या होता है, अब क्या होता है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद जो सारे हमारे लीडर्स हैं उनको क्या करते हैं, जेल में डाल देते हैं। ब्रिटिशर्स क्या हैं, जेल में डाल देते हैं, जिसके कारण क्या है, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, आफ्टर दिस एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और जो हमारे लोग हैं ना वो दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, एक तो नो चेंजर, एक प्रो चेंजर्स। ठीक है, नो चेंजर्स कौन थे, ये नो चेंजर की पहले सोच देखते हैं। नॉन चेंजर की सोच क्या थी, काउंसिल वर बाइकआउट। इन्होंने कहा था ये काउंसिल है ना हमारी काउंसिल, उस टाइम की उसको बाइकआउट करना है। फोकस ऑन कंस्ट्रक्शन वर्क, हमको कंस्ट्रक्शन करनी है, जैसे आश्रम से बनाने, स्कूल्स बनाने इंडियंस में। ठीक है, और प्रो चेंजर्स क्या कह रहे थे, प्रो चेंजर कह रहे थे काउंसिल में एंट्री लो, काउंसिल में एंट्री लो, इलेक्शंस में खड़े हो। ठीक है, इलेक्शंस में खड़े हो, किनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो। ये प्रो चेंजर्स थे। नो चेंजर्स कहते हैं हमको बॉयकॉट करनी है, हमको काउंसिल में नहीं जाना। पर जो प्रो चेंजर्स थे वो कह रहे थे काउंसिल में खड़े हो। ठीक है, जैसे आपने अभी देखा होगा ना, बहुत पहले अभी अन्ना हजारे और केजरीवाल ने आंदोलन किया था ना। केजरीवाल क्या थे, प्रो चेंजर, इलेक्शन में खड़े हुए। अन्ना हजारे कौन है, नो चेंजर। ठीक है, उन्होंने बाइकआउट किया। ठीक है, गांधी ने अपोज किया इस आइडिया को, प्रो चेंजर वाले आइडिया को, भी हमको इलेक्शन में खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नो चेंजर में कौन कौन से लीडर थे, वो थे राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, एम ए अंसारी। इसमें कौन से, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और अजमेल खान, ये सारे से प्रो चेंजर। ठीक है, इन सारे क्या कह रहे थे, हमको क्या करना चाहिए, अपनी एक वो बनानी चाहिए पार्टी, और क्या करनी चाहिए, इलेक्शन में खड़ी होनी चाहिए। ठीक है, दो हिस्सों में बढ़ गया था। समझ गए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, प्रो चेंजर और नो चेंजर्स में कन्वर्ट हो गया था। तो इसके बाद जो प्रो चेंजर्स हैं ना हमारे, वो अपनी पार्टी बनाते हैं। पार्टी का नाम क्या रखते हैं, स्वराज पार्टी, और इलेक्शन में खड़े होते हैं। कब कब बनाते हैं, 1922 में अपनी पार्टी बनाते हैं, स्वराज पार्टी। कहाँ पे, गया सेशन में, गया सेशन ऑफ कांग्रेस में ये बनाते हैं अपनी स्वराज पार्टी, वॉज हेल्ड 1922 में। क्या स्वराज पार्टी के बारे में देखते हैं। 1922 में क्या हुई, गया सेशन होता है कहाँ पे, गया सेशन ऑफ कांग्रेस होता है कहाँ पे, गया में होता है। ठीक है, प्रो चेंजर्स मेड देयर ओन पार्टी, प्रो चेंजर्स यहाँ से अलग हो जाते हैं, कांग्रेस से अपनी पार्टी बनाते हैं। पार्टी का नाम क्या रखते हैं, ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी, ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी रखते हैं अपना पार्टी का नाम। ठीक है, 1 जनवरी 1923 को बनती है। 1 जनवरी 1923 को प्रो चेंजर्स अपनी पार्टी बना लेते हैं। ठीक है, स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड 1923 आफ्टर गया सेशन। गया सेशन के बाद ये अपनी क्या बनाते हैं, पार्टी बना लेते हैं, विद द गोल ऑफ एंडिंग एंड मेंटिंग द काउंसिल। ठीक है, भी जो काउंसिल है उसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे हम, या उसको क्या करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे जब हम मंत्री बन के। ठीक है, तो अपनी स्वराज पार्टी बना लेते हैं गया सेशन के बाद, प्रो चेंजर्स। समझ गए यहाँ तक सारी स्टोरी, ये सारी चीज़ें आपको नोट करते जाना है। ठीक है, और क्या होता है, खिलाफत बना लेते हैं। खिलाफत जो स्वराज पार्टी है, ये बनाता कौन है, ये बनाता है बाय सी आर दास। सी आर दास जी क्या थे, इन्होंने बनाई थी खिलाफत अपनी स्वराज पार्टी, सी आर दास जी ने बनाई थी, ये प्रेसिडेंट थे। और इसके सेक्रेटरी कौन थे, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू क्या थे, इसके सेक्रेटरी थे, किसके, स्वराज पार्टी के। समझ गए यहाँ तक। ठीक है, और इनकी अचीवमेंट क्या थी, इन्होंने जब ये जीत गए और इन्हें डिफीट किया। पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 में एक सेफ्टी बिल आया था, उसको क्या किया इन्होंने, वोट नहीं दी, और उनको क्या कहते हैं, डिफीट किया। पब्लिक सेफ्टी बिल को क्या कहते हैं, डिफीट किया। जैसे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जीत गए थे, और पब्लिक सेफ्टी बिल आया था, उसको 1928 में इन्होंने क्या कहते हैं, डिफीट किया था। बस ये थोड़ी सी एक बार एक क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने को ये भी लिखा दिया। ठीक है, डिफीटेड पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 में इन्होंने वोटिंग नहीं दी थी, तो इनके कारण क्या हुआ, पब्लिक सेफ्टी बिल भी क्या हो गया था, डिफीटेड हो गया था। समझ गए जी। स्वराज पार्टी कब बनी थी, 1923 में, ये लिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, अब स्वराज पार्टी वॉज डिवाइडेड इनटू, अब जो आगे स्वराज पार्टी है ना, ये भी आगे दो हिस्सों में बढ़ जाती है। स्वराज पार्टी आगे दो हिस्सों में बढ़ जाती है। कौन कौन से दो हिस्सों में, एक तो रेस्पोटिव रिस्पॉन्सिटिव और एक होते हैं रिस्पॉन्सिटिविस्ट। ठीक है, दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक तो रिस्पॉन्सिटिव, एक नॉन रिस्पॉन्सिटिव। ठीक है, रिस्पॉन्सिटिव और एक नॉन रिस्पॉन्सिटिव, दो हिस्सों में क्या बढ़ जाती है, स्वराज पार्टी बढ़ जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद करना है।
इसके बाद हमारा लास्ट देखते हैं 1924 में क्या होता है। 1924 में बेलगाम में एक सेशन होता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ओनली सेशन था जिसमें गांधी जी प्रेसिडेंट थे। एकमात्र सेशन था जिसमें गांधी जी क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। वो था बेलगाम में होता है, जो बेलगाम सेशन, ठीक है, बाय कांग्रेस। यहाँ पे गांधी बने थे हमारे प्रेसिडेंट, ओनली सेशन प्रेसिडेंट बाय हिम। ये थोड़ा फैक्चुअल था, इसको आप याद कर लें। 1924 में जो हुआ था उसमें सिर्फ ओनली भी थे जिसमें क्या हुआ था, गांधी प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। और एक्शन क्या होता है, एक्सेप्ट द स्वराज पार्टी विद कांग्रेस। और इन्होंने स्वराज पार्टी को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया था और कांग्रेस के साथ मिला लिया था बेलगाम सेशन में। ये इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ क्यों मिला लिया, क्योंकि जो 1925 में ना, 1925 में किसकी डेथ हो जाती है, 1925 में डेथ हो जाती है सी आर दास की, जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। तो इसी के कारण गांधी ने स्वराज पार्टी को किस में मिला लिया, कांग्रेस में मिला लिया। आफ्टर दैट तो सी आर दास 1925। जहाँ तक समझे स्वराज पार्टी को कैसे मिला, कांग्रेस में मिला लिया। अब सी आर दास की डेथ हो जाती है 1925 में, इसके बाद नहीं मिलाते, इससे पहले मिला लेते हैं। इसके बाद जो है हमारा जो सी आर दास की डेथ हो गई, इसके बाद जो पार्टी कमज़ोर होने लगी तो पार्टी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिव और नॉन रिस्पॉन्सिव में, ठीक है। पार्टी दो हिस्सों में बढ़ जाएगी सी आर दास की डेथ के बाद। सी आर दास की डेथ कब होती है, 1915 में, 1925 में। 1925 में सी आर दास की डेथ हो जाती है, उसके बाद ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है स्वराज पार्टी। और बेलगाम सेशन जहाँ ओनली सेशन जिसमें गांधी क्या थे, हमारे प्रेसिडेंट थे। समझ गए यहाँ तक? चलो, ये था हमारा पूरा चैप्टर। अब इसमें एक हमने पॉइंट छोड़ दिया था पीछे, उसको भी देख लेते हैं क्योंकि वो इसके कुछ रिलेटेड नहीं था, बस इसके बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल है, ठीक है। एक इन्होंने बनाई थी पार्टी का नाम क्या था, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन बनी थी, ठीक है, खिलाफत आंदोलन के अंदर। ये किसने बनाई थी, ये बनाई थी सुंदरनाथ बनर्जी ने। किसने बनाई थी, सुंदरनाथ बनर्जी ने। सुंदरनाथ बनर्जी ने ये बनाई थी, बस ये आपको याद करना है, ठीक है। सुंदरनाथ बनर्जी ने पार्टी बनाई थी। अब खिलाफत आंदोलन में एक और स्लोगन भी बोले थे। स्लोगन्स क्या बोले थे, स्लोगन्स बोले थे हमारे मौला हसरत मोहनी, मोरा हसरत मोहनी ने एक कॉइन किया स्लोगन का नाम था इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह टिक मत लगा देना, ठीक है। ये कॉइन किसने किया था, ये किया था मौला हसरत मोहनी ने किया था, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, खिलाफत आंदोलन के अंदर। फिर इसको पॉपुलराइज किसने किया था, भगत सिंह ने बोला था इसको मल्टीपल टाइम, ठीक है। तो इनकलाब जिंदाबाद जो पॉपुलराइज किसने किया था, हमारा भगत सिंह जी ने। पर इसको लेके कौन आया था, ये आपको याद करना है, मौला हसरत मोहन ने, ठीक है। ऐसे करके याद कर सकते हैं। वो मौला कर रहे थे, मौला की जगह अब इनकलाब करने लगे, ठीक है। मौला इनकलाब करने लगे, ठीक है। ऐसे करके इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो, ये था हमारा पूरा चैप्टर गांधी फेस, ठीक है। आज हमने पढ़ा गांधी के बारे में, गांधी जब इंडिया में आए उन्होंने क्या क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और सारा कुछ पढ़ा है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस सबको याद कर लेना, ठीक है। जो पॉइंट मैंने आपको ट्रिक्स भी बता दी हैं और किसी की ट्रिक्स नहीं भी बताई। जैसे अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई, इनकलाब जिंदाबाद, मौला करके उन्होंने इनकलाब, ठीक है। ऐसे करके मैंने ट्रिक्स भी बताई हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप याद कर लेना। चलो, आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट करना मत भूलना आपको कैसा लगा ये लेक्चर। और इस सारे चैप्टर के क्लास नोट है वो मिलेंगे आपको एग्ज़ाम सफलता टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे। ओके, थैंक यू।